गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं सुमन बोथरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज हमारा सब्जेक्ट है सांख्यिकीय विश्लेषण। सांख्यिकीय अनुसंधान करते समय प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आंतरगणन और बाह्यगणन का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के आधार पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आंतरगणन एवं बाह्यगणन का अर्थ, फिर मान्यताएं, महत्व और विधियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरगणन और बाह्यगणन का अर्थ। अनुसंधान कार्य करते समय बहुत बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे सामने जो आंकड़े दिए होते हैं वो विभिन्न समयांतरालों में दिए होते हैं। तो यदि हमें उन समयांतरालों के बीच किसी एक निश्चित अवधि का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें किस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, या फिर जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उससे पहले की कोई समयावधि का आंकड़ा ज्ञात करना हो या भविष्य के लिए आंकड़ा ज्ञात करना हो, तो इसके लिए जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम आंतरगणन और बाह्यगणन कहते हैं। जैसे कि जनगणना का जो कार्य होता है वो हम जानते हैं कि हर 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, लेकिन यदि किसी उस समयावधि के बीच में किसी वर्ष की जनसंख्या का हमें अनुमान लगाना हो, तो इसके लिए हम आंतरगणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ष दिए हुए हैं 1971, 81, 91, 2001, ये सब हमें 10-10 वर्ष के अंतराल में दिए हैं। यदि हम इससे पहले मीन्स 1971 के पहले के किसी भी वर्ष के जनसंख्या ज्ञात करना चाहें, या यदि हम इनके बीच के जैसे कि 1986 की जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें, तो जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे वो हमारे लिए आंतरगणन कहलाएगी। और यदि इसी में 2001 के बाद के जितने भी वर्ष के लिए हम जनसंख्या का आकलन करना चाहें वो हमारे लिए बाह्यगणन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमें जितने भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उनमें किसी भी एक विशेष विधि का प्रयोग करके यदि हम समयावधि के बीच की अवधि का मान ज्ञात करते हैं तो उसे आंतरगणन, और यदि बाद की मतलब भविष्य की अवधि के लिए आंकड़े ज्ञात करते हैं तो इसे हम बाह्यगणन कहते हैं। अब उसके उपरांत हम देखते हैं आंतरगणन और बाह्यगणन की मान्यताएं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो एक नियमित क्रम में है। कभी हमने ये भी, अगर हमारा ये एक उदाहरण बन जाए इसमें कि शुरू में हमारी जनसंख्या 6 है, उसके बाद किसी वर्ष फिर वापस 6.5 हुई, लेकिन यहाँ जाते हुए वापस से कभी 6.4 हो जाए और फिर पुनः 7.6 हो जाए। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि एक जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, लेकिन किसी एक वर्ष में ये अचानक से कम हो गई या फिर बहुत ज़्यादा उच्चावचन आ जाए, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ये देख रहे हैं। तो हमारी मान्यता ये है कि जब हम आंतरगणन और बाह्यगणन का अध्ययन करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, या फिर उतार चढ़ाव की जो दर है वो नियमित और समान होनी चाहिए। अब एक तरीके से हम समझते हैं कि उच्चावचन क्यों हो सकता है। जैसे अगर हम जनगणना में ही अगर उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं तो हो सकता है किसी वर्ष अकाल की स्थिति आ जाए, बाढ़ हो जाए, कोई अन्य प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, युद्ध हो जाए, महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ये आंकड़े दिए हुए हैं वो अनियमित आंकड़े कहलाते हैं। तो हमें आंतरगणन या बाह्यगणन ज्ञात करने हेतु पहले हमें इन आंकड़ों को सुधारना पड़ेगा। मीन्स हमें इसे नियमित मानते हुए सर्वप्रथम 1991 की गणना करनी पड़ेगी और उसके बाद ही जो हमसे पूछा हुआ होगा वो करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं महत्व। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भूतकालीन आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, या फिर जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वो अपर्याप्त हैं। जैसे कि इसमें हमें केवल 4 वर्षों की ही आंकड़े दिए, यदि हमें इससे पूर्व के वर्ष के आंकड़ों की आवश्यकता हो या और अधिक वर्षों के मान की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में हम आंतरगणन और बाह्यगणन का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसा हो कि हमारे लिए जो पुराने डाटा है
हो जाए, किसी भी कारण से अगर नष्ट हो जाए तब इसके लिए उपयोगी होता है। सरकार के लिए, व्यापारियों के लिए, मांग का अनुमान लगाने के लिए या फिर उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए, करों की वसूली के लिए, वित्त के प्रबंधन के लिए आंतरगणन आवश्यक होता है। और हमने इससे पहले हम माध्य, मध्यिका, बहुलक निकालना ज्ञात करते हैं। मध्यिका, बहुलक जो ज्ञात करते हैं वो अक्सर हम देखते हैं वर्ग में आता है। जैसे कि कोई भी जो हमारा हम पहले आंसर निकालते हैं वो होता है हमारा वर्ग, जैसे कि 20 से 30 का वर्ग। इसके बीच का क्या आंसर होगा, एक निश्चित बिंदु क्या होगा, इसके लिए भी हम आंतरगणन और बाह्यगणन की विधियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी आंतरगणन और बाह्यगणन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उपरांत हम देखते हैं कि आंतरगणन और बाह्यगणन ज्ञात करने की क्या विधियां हो सकती हैं। आंतरगणन और बाह्यगणन ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन उसके कुछ नियम और प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ आंतरगणन और बाह्यगणन ज्ञात करने की अनेक विधियां दिख रही होंगी। इनमें से कुछ ही विधियों का हम अध्ययन करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बिंदु रेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो बिंदु रेखीय विधि है वो हमारी अत्यंत ही सरल विधि है। इसके अंतर्गत जो हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं उसमें हम किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सीधे हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसके अंतर्गत हम मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है उसके अंतर्गत हम समय को दर्शाते हैं और जो खड़ी रेखा होती है उसके अंतर्गत हम मूल्यों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी प्रश्न में आपको मूल्य और आवृत्ति दिए हुए हो तो खड़ी रेखा पर मूल्य और पड़ी रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर आपको मूल्य और सीधी रेखा पर आपको आवृत्ति प्रदर्शित करना होता है। इस विधि के अंतर्गत आंतरगणन ज्ञात करना तो काफी इजी है और साथ ही साथ विश्वसनीय है, लेकिन बाह्यगणन ज्ञात करते समय हमें थोड़ी सी परेशानी होती है और जो बाह्यगणन हम निकालते हैं वो हमारा लगभग होता है। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं एकेंद्र वक्र अन्वयोजन विधि, पैराबोलिक कर्व मेथड। एकेंद्र वक्र अन्वयोजन विधि। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता है, जब आंतरगणन और बाह्यगणन की इतनी सारी विधियां हैं तो क्यों ना हम केवल एक ही विधि पे फोकस करें और उसी के आधार पर ही आंतरगणन और बाह्यगणन ज्ञात करें, अन्य विधियों को हमें पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जो भी विधियां प्रयोग की जाती हैं उसकी कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जो हमारा अब सेकंड बिंदु रेखीय विधि हमने पहले पढ़ी, ये है हमारा सेकंड बीजगणितीय मेथड का फर्स्ट पॉइंट। इसके अंतर्गत हमारी शर्त ये है कि जो पद दिए हुए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन में आपको पद दिए हुए रहेंगे उनकी संख्या, पदों की संख्या 3 या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। या फिर जो मूल्य दिए हुए हों उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी प्रक्रिया कि हम इस विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो प्रश्न में जितने भी पद ज्ञात होंगे, जैसे कि हमने एक जनसंख्या का उदाहरण लिया था, उसमें हमें 4 पद ज्ञात थे, तो प्रश्न में जितने भी पद ज्ञात होंगे उनमें से एक कम करके यानी n-1 याद करके उसी वक्र का हम सूत्र लगाते हैं। जैसे यदि किसी प्रश्न में आपको 4 पद ज्ञात है, जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल दिया था उसमें आपको 4 पद ज्ञात थे, 4 पद ज्ञात थे मीन्स हमारा सूत्र बनता है n-1।
-1 मीन्स ये हमारा आया 3। तो हमें जो फॉर्मूला लिखना है उसकी घात पावर जो होगी वो 3 तक ही रहेगी। अब इसके फॉर्मूले को तैयार करने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कितने आए हैं, n-1 करके 3, मतलब जो पावर है वो 3 तक जानी है। तो सिंपल हम इसको लिखते जाएंगे y इक्वल a, यहाँ हमारे x की पावर 0 होती है, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं लिखते। a प्लस फिर b प्लस स्पेस छोड़ा हमने, फिर c प्लस यहाँ x की पावर 1, x की पावर 2 और फिर x की पावर 3। जैसा कि हम देख सकते हैं इसको हमें वहां तक लिखना है जहां तक कि पावर 3 आए, मीन्स हर स्टेप में आप देखेंगे a b c d इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा, और जो x है वो x की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर, x की पावर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से। तो जितने भी आपके पद ज्ञात होंगे उसमें से आपको 1 माइनस करना है और उसके उपरांत ये सूत्र लगा देना है। तो आप इसी तरीके से अगर हम 3 पद ज्ञात हैं तो हम क्या करेंगे, n-1 मीन्स 2, y इक्वल a प्लस 2 है मीन्स जो पावर होगी वो स्क्वायर तक ही जाएगी, a प्लस b प्लस c, b x की पावर 1 x की पावर 2। ओके, आप यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं जहाँ के x जो है, अब यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न उठता है यहाँ y है, a है और x है, ये आखिर है क्या? तो x मीन्स स्वतंत्र पद, मीन्स जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, ये अक्सर वर्ष हो सकते हैं। फिर y मीन्स आश्रित पद जो कि पूरी तरीके से x पर आश्रित होते हैं, जिसे हमें ज्ञात करना होता है। फिर a b c d ये अचर पद है जिन्हें हम पूरे सवाल को हल करते हुए इसे ज्ञात करेंगे। अब इसके उपरांत हम इसे एक क्वेश्चन के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जहां दिया है आपको अग्र आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के एक जिले में टीबी से प्रति 1 लाख जनसंख्या की मृत्यु दर दी गई है। 1993 के लिए मृत्यु दर ज्ञात करें। वर्ष, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, चाहे तो आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में लिख सकते हैं। वर्ष मृत्यु दर, जो क्वेश्चन में आंकड़े दिए हुए रहेंगे वो हमारे लिए x कहलाएंगे। x 1990, 92, 1994 और 1996, और जो मृत्यु दर हमें दी हुई है वो यहाँ पे आपको लिखना है 160, 175। जो प्रश्न में दिया पूछा हुआ है, मीन्स हमें 90-92 दिया है, लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, 1993, मतलब ये आंकड़े हमें याद करने हैं। तो इसे भी हम इसके बीच में ही लिख देंगे और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 180, 190, ये इस तरीके से हमने लिखा। अब एक केंद्र वक्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें आपको किसी भी बिंदु को माध्य की तरह मान लेना है, जिस तरह हम d मानते हैं बीच में। तो हमने यहाँ पे मिडिल वाले को ही माना, मीन्स 1993 को। अब जो वर्ष दिए हुए हैं, नेक्स्ट हम बना लेते हैं वर्ष मतलब x माइनस 1993। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, एज्यूम्ड वैल्यू मीन्स a, x माइनस 1993, 19, इससे इसको माइनस करेंगे हम, 1990 से 1993 को माइनस किए तो ये हमारा है -3। इसी तरह सबको आप कर देंगे 0, 1, 3। ये अब इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारा x और ये हमारा y, ये हुआ हमारा y -3, ये हुआ y -1, y 0, y 1, y 3।
टेबल कंप्लीट करने के उपरांत हम देखते हैं इसमें दिए हुए पदों की संख्या क्या है। अब आप बताइए इसमें कितने पद ज्ञात हैं हमें? ज्ञात पद कितने हैं? ज्ञात पद 4, 1 2, टोटल यहाँ हमें 5 दिए हैं, एक हमें ज्ञात करना है, दिए हुए पद 4, ज्ञात पद 4 है। इसलिए जो हम सूत्र लगाएंगे वो हमारा सूत्र होगा y इक्वल a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो हमने पहले देखा, 4 पद ज्ञात है, 1 माइनस किए 3 आया, तो पावर जहां तक जो जाएगी वो केवल 3 तक ही आपको बनानी है। ये हुआ। अब हर एक पद में हमें इसकी वैल्यू रखनी है और इस तरीके से हमें समीकरण बनाने। तो देखा जाए तो कुल हमारे पास अभी 5 समीकरण बनेंगे, जिसमें से हमें 4 समीकरण को हल करना है। जैसे कि पहले जो y दिया हुआ है, ये जो समीकरण है, इसमें जो आपको वैल्यू रखनी है केवल ये ऊपर वाली ही, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि y मीन्स y माइनस 3, जब y माइनस 3 की हम बात कर रहे हैं तो y माइनस 3 की वैल्यू क्या हुई? 160। ये 160, y की वैल्यू 160 इक्वल a चूंकि अचर मूल्य है इसलिए a को a ही रखेंगे, b को b, x यहाँ पे जब हम x निकालेंगे तो ये हमारा x दिया हुआ था, लेकिन हमने विचलन के आधार पर जो हमने x निकाला है वो हमारा ये कहलाएगा -3 -1। मीन्स एक तरीके से आप ये कह सकते हो अब x की वैल्यू ये और ये जो है वो हमारी वैल्यू हो गई y। x मीन्स -3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स की वैल्यू हर जगह आपको पहले के अकॉर्डिंग ही रखनी है, मीन्स हर जगह 3 ही रखनी है। ये क्या? अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। 160 इक्वल a प्लस माइनस 3b प्लस 3 का स्क्वायर 9, देन ये आ जाएगा आपका प्लस 9c माइनस 3 का क्यूब 27d। ये हमारा बना पहला समीकरण। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट समीकरण बनाते हैं। नेक्स्ट समीकरण जब हम लेंगे, अब ये आपको सेकेंड मीन्स 1992 की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे y माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 175 इक्वल a प्लस bx। यहाँ जब हम x लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट में -1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट प्लस d इंटू -1 क्यूब। सेम उसी तरह करना है, बस y की वैल्यू हमारी यहाँ 175 और x की वैल्यू -1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 175 इक्वल a माइनस b प्लस c माइनस b। ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण। इसी तरह थर्ड चूंकि हमें ज्ञात नहीं है इसलिए ये हमारा क्या हुआ? y0 इक्वल y0 की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए हमें इसे y0 लिखना है और y0 इक्वल्स टू क्या हो गया? a। ये हो गया हमारा थर्ड समीकरण। इसी तरह फोर्थ समीकरण आपको बनाना है। फोर्थ समीकरण बनेगा आपका, ये हो गया हमारा थर्ड। अब जब फोर्थ समीकरण आपको बनाना है तो y आपको लेना है 180 और x जो है वो लेना है 1। 180 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 क्यूब। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया हमारा 180 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम अपनी फिफ्थ इक्वेशन बनाते हैं। फिफ्थ इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो हम बनाएंगे
y 190 और x 3 लेंगे। 190 इक्वल a प्लस b इंटू 3 पावर 1 प्लस c इंटू 3 स्क्वायर प्लस d इंटू 3 क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 190 इक्वल्स टू a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 27d, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। ओके, फिर आगे हम इन इक्वेशन को हम एक बार फिर से एक बार नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे समीकरण को एक बार एक साथ ही लिया है। उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 5 में अचर राशियां जो है लगभग समान है, चर बिंदु लगभग समान है, इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने समीकरण 1 और 5 को सॉल्व किया, फिर समीकरण 2 और समीकरण 4 लगभग एक जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने समीकरण 2 और 4 को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। तब हमें समीकरण 6 और 7 प्राप्त हुए, जिसमें हमें a और c फाइंड हुआ, b और d कट गया है। फिर हमने नेक्स्ट समीकरण 6 और 7 को भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया। जब हमने इसको हल किया तो हमें c की वैल्यू ज्ञात होती है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, चूंकि आप देख सकते हो यहाँ y0 इक्वल्स टू है 1993 की मृत्यु दर पूछा हुआ है, जिसे कि हमें यहाँ y0 इक्वल्स टू a से शो किया, मीन्स हमें a को फाइंड करना है। तो हम इसी को जो हमने अभी समीकरण c में प्राप्त किया है, उसे हम समीकरण 6 या 7 किसी में भी रख सकते हैं। हमने यहाँ इसे समीकरण 6 में रखा है। समीकरण 6 में c बराबर -0.3125 रखने पर इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1993 में उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर 177.8125 थी। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, एकेंद्र वक्र अन्वयोजन विधि। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंतरिक और बाह्य गणन से संबंधित अन्य विधियों के लिए अब आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा। थैंक यू।